Good morning, everyone. In the last video, we have seen about the Raoult's law and lowering in vapor pressure. And today we are going to see about the ideal and non-ideal solutions. तो सबसे पहले आइडियल सॉल्यूशंस होते क्या हैं? व्हाट आर द आइडियल सॉल्यूशंस? तो हम कहते हैं ऑल दोज ऑफ द सॉल्यूशंस which follows the Raoult's law over full range is called द आइडियल सोल्यूशन। कोई भी ऐसा सोल्यूशन जो राउट्स लॉ को पूरी तरह से फॉलो करता हो, दैट इज कॉल्ड द आइडियल सोल्यूशन। अब अगर कोई सिस्टम आइडियल सोल्यूशन है तो उनके लिए अगर हम देखें तो वो फॉलो करेगा P इज प्रोपोर्शनल टू x या P इक्वल टू P नॉट x। अब अगर हम माने कि देयर आर टू कंपोनेंट, श्योरली हर एक सॉल्यूशन के कम से कम दो कंपोनेंट तो होते ही हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो अगर दो कंपोनेंट हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मान लेते हैं सॉल्यूट इज ए हैविंग वेपर प्रेशर P1 एंड सॉल्वेंट इज B P2 एंड सॉल्वेंट इज B हैविंग वेपर प्रेशर P1। नॉर्मली हम सॉल्यूट को 2 से और सॉल्वेंट को 1 टर्म से शो करते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी में शो किया गया है। अगर ऐसा है देन फॉर द P1 इक्वल टू P1 नॉट x1, जहां पर x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 1 कंपोनेंट B which is the solvent, and P1 naught is the initial pressure of the solvent. Similarly, P2 equal to P2 not x2, यानी the vapor pressure of solvent equal to P2 naught, that is the initial vapor pressure of the solvent into mole fraction. अब अगर हम अकॉर्डिंग टू डाल्टन देखें व्हाट इज द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो डाल्टन जी कहते हैं फॉर एनी गैसियस मिक्सचर, if the gaseous mixture, the gases are not reacting with each other, the total pressure will be the sum of the individual pressures, that is called the partial pressures. तो यहाँ पे ऐसा हम कह सकते हैं that is P total equal to P1 plus P2 because they are the partial pressure of the component A and B. और if we are putting the value of P1 and P2, तो आप लिख सकते हैं that the P1 not x1 plus P2 not x2, that is the value of P1 and P2 from here. अब अगर हम इसे लिखना चाहें तो हम यूं भी लिख सकते हैं that P1 not x1 plus P2 not 1 minus x1। अब ऐसा क्या क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आपको मालूम है that sum of the fractions, that is x1 plus x2 is always 1। और अगर ऐसा है x1 plus x2 equal to 1, then you can say that the 1 minus x1 equal to x2। तो यहाँ पे हमने x2 की वैल्यू x1 के टर्म में लिख दी, जिससे कि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो गया आपका P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट माइनस P2 नॉट x1। इनको अगर हम एक जगह रख लें तो आप लिख सकते हैं that P1 नॉट x1 माइनस P2 नॉट x1 प्लस P2 नॉट। x1 को यहां से कॉमन ले लें तो आप लिख सकते हैं that x1 P1 नॉट माइनस P2 नॉट प्लस P2 नॉट, या P टोटल इक्वल टू x1 P1 नॉट माइनस P2 नॉट प्लस P2 नॉट। अगर हम इस फार्मूले पे क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो यहाँ पे क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है हेप्टेन एंड ऑक्टेन। हेप्टेन मीन्स C7H16 एंड C8H18, that is the octane, forms an ideal solution। आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है, यानी कि इस फार्मूले को पूरी तरह से फॉलो करेगा, राउट्स लॉ को पूरी तरह से फॉलो करेगा। हैव पार्शियल प्रेशर्स 105.2
and 46.8 Pascal respectively. If 25 gram of heptane and 30 gram of octane are mixed together, what will be the total pressure? एक्चुअली इसका वैल्यू दिया हुआ है 35 ग्राम। अब अगर इसके लिए हम देखें, इसको 26 सेल्स दिया हुआ है, अगर इसके लिए देखें कुछ भी हो वैल्यू जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक मोल फ्रैक्शन फाइंड करना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या है, गिवन मास है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास बाय मोलर मास से निकाल सकते हैं। गिवन मास यहाँ पे है, मोलर मास के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन, और ये है गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर यहाँ पे देखें C7H17 का 16 का, तो 12 7 जा 84 प्लस 16 यानी 100 एटॉम मॉलिक्यूलर मास है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.26। और अगर हम नेक्स्ट देखें दैट इज द ऑक्टेन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय, अब अगर हम इसे देखें तो इसका आ रहा है 114 ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास, और इसे सॉल्व करेंगे 114 से तो अप्रोक्सीमेटली 0.30 आ रहा है, थोड़ा से अलग आ रहा है, 0.30 अप्रोक्स आ रहा है। तो हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। किसके टर्म में निकालना है, इनके टर्म में निकालना है। अगर हम 1 मान रहे हैं इसे तो इनके टर्म में निकालना है, अगर 1 मान रहे हैं इसे तो हम इसे 1 मान लेते हैं, किसी को भी मान लीजिए, कोई दिक्कत यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे हो गया x फॉर हेप्टेन इक्वल टू 0.26 डिवाइडेड बाई 0.26 प्लस 0.30, ऐड कर देते हैं तो ये हो गया आपका 0.26 डिवाइडेड बाई 0.56, पॉइंट से कैंसिल हो गया तो ये हो गया 26/56। ये तो हो गया आपका मोल फ्रैक्शन। चाहे तो इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं 30/28। अब इस फॉर्मूले में आते हैं और यहां पे रखते हैं, तो P टोटल इक्वल टू 30/28 दैट इज द मोल फ्रैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हेप्टेन। नाउ द वेपर प्रेशर, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द हेप्टेन, यह के लिए इनिशियल है ये, तो यहाँ पे पार्शियल नहीं बोल सकते, तो ये है 105.2 माइनस द वेपर प्रेशर ऑफ द ऑक्टेन दैट इज 46.8 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन 46.8। आई थिंक यू कैन इजीली सॉल्व इट, सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर। मैं आगे इसके कैलकुलेशंस को करके आपको नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि ऐसा मैं सोच रहा हूं या समझ रहा हूं कि आप लोग इस तरह के कैलकुलेशन करने के लिए कैपेबल हैं। Now in this way you can find the total pressure in a ideal solution. अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दें आइडियल सॉल्यूशंस के लिए, पूछता है कि एक्सप्लेन राउल्स लॉ विथ आइडियल एंड नॉन आइडियल कंडीशंस along with the graphical representation। तो graphical representation कैसे आप देंगे, हम उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। हम देख रहे हैं फॉर द आइडियल सॉल्यूशंस। अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट, और कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में जो इंटरेक्शन शो करते हैं वही सॉल्यूट और सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ भी इंटरेक्शन शो करेंगे, देन दैट विल बी द कंडीशन ऑफ द आइडियलिस्टिक कंडीशंस विल बी अपीयर देयर, और यही जो है वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से करेंगे, ये हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, x1 एंड x2। अब अगर हम देखें, मान लेते हैं इनिशियली सिर्फ प्योर सॉल्वेंट था, तो 100% सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट रहा होगा, सॉल्यूट तो इसमें था नहीं, यानी सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कितना था 1।
और सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कितना रहा होगा इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन 0, क्योंकि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस आर ऑलवेज 1, आउट ऑफ 1 हम मोल फ्रैक्शन में निकालते हैं। अब अगर ऐसा है तो यहाँ पे देखिए हमने सॉल्यूट ऐड करना शुरू किया, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए ही करेंगे, और सॉल्यूट ऐड करना शुरू किया तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है 1 तक, इससे ऊपर तो कोई कंसंट्रेशन पॉसिबल है नहीं। और अगर सॉल्यूट का फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है श्योरली सॉल्वेंट का फ्रैक्शन कम होता जाएगा, और जब सॉल्यूट 1 पहुंच जाएगा तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 0। अब यहां पे देखिए सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज कर रहा है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, और P इज प्रोपोर्शनल टू X, राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग जब मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो पार्शियल प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, यानी जब सॉल्वेंट 0 मोल फ्रैक्शन पे था इसका वेपर प्रेशर 0 था, और जब ये मैक्सिमम पे पहुंच गया इसका वेपर प्रेशर भी मैक्सिमम पे पहुंच गया होगा। सिमिलरली अगर हम सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखें तो इनिशियली इसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम था, और फाइनली 0 मोल फ्रैक्शन होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर 0 हो गया, यानी ये क्या है, ये है आपका P2 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या है, दिस इज P1 दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। एंड व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर, द टोटल प्रेशर विल बी द सम ऑफ द P1 एंड P2 दैट इज द P total, and this is the condition for the ideal solution। अब यहां देखिए दोनों परफेक्शन में ऐड हो रहे हैं, दोनों में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज आइडेंटिकल हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहां पे डेल्टा H की वैल्यू 0 होगी, दैट विल बी देयर विल बी नो एनी एक्सचेंज ऑफ हीट, ना ही मटेरियल गर्म होगा ना ही गैर मटेरियल ठंडा होगा, ना ही बाहर से हीट लेगा ना ही बाहर हीट देगा। एंड सिमिलरली व्हेन यू विल सी द चेंज इन वॉल्यूम दैट विल बी आल्सो 0, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज तो चेंज ही नहीं हो रहे, तो वॉल्यूम चेंज होने का कोई चांस बनता नहीं है। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर द आइडियल सॉल्यूशन, यू कैन नोट इट डाउन। अभी तक हमने देखा आइडियल सॉल्यूशंस। आप सबको मालूम है कि आइडियलिस्टिक कंडीशंस बहुत मुश्किल से अपीयर करते हैं, यानी कि नॉन आइडियलिस्टिक कंडीशन में चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और अगर नॉन आइडियलिस्टिक कंडीशन में चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो श्योरली सॉल्यूशन भी नॉन आइडियल होंगे। सो वी आर गोइंग टू सी नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कब होंगे, अभी मैंने कहा आइडियल सॉल्यूशंस कब होते हैं, जनरली तब होते हैं जबकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के बराबर है। लेकिन अगर ये बराबर ना हो तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहला कंडीशन, व्हेन if the solutes are A and we are saying that the attraction between A and B is stronger than A and B, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा, ये अट्रैक्शन फोर्स इससे ज्यादा हो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हैं कि जब हम इसे एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड तो आइडियलिस्टिक कंडीशन है, हम ये आइडियलिस्टिक कंडीशन के लिए जो ग्राफ पॉसिबल है वो प्लॉट कर दे रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर ये आइडियल होगा तो इस तरह का ग्राफ ये देगा। श्योरली आइडियल है नहीं तो आइडियलिस्टिक ग्राफ देगा नहीं। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? हमने कहा अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कम हो गया। जब अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा, और जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा तो उससे क्या होगा? स्पेस बढ़ने से एवरेज वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और एवरेज वेलोसिटी क्या करेगी? प्रेशर गैस क्यों क्रिएट करता है? आपने छोटी क्लास में पढ़ा है द गैसेज आर कैपेबल टू क्रिएट प्रेशर ऑन द कंटेनर्स वॉल ड्यू टू द रैंडम स्ट्राइकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल। इनिशियली जब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं थे तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज स्ट्रांग थे, तो वो स्लोली हिट कर रहे थे कंटेनर के वॉल पे, यानी कम प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। अब अट्रैक्शन फोर्सेज वीक हो गए तो उनके स्ट्राइक करने का रेट जो होगा वो ज्यादा हो गया, ज्यादा एनर्जी के साथ स्ट्राइक करेंगे, श्योरली प्रेशर बढ़ जाएगा। और जब प्रेशर बढ़ेगा तो ये ग्राफ जो होगा वो जैसा एक्सपेक्ट किया था उसकी जगह पे
कुछ ऐसा आएगा पॉजिटिव डेविएशन के साथ। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव डेविएशन के साथ आएगा और इन दोनों का सम भी पॉजिटिव डेविएशन होगा। दिस इज द P1, P2 एंड P टोटल। अब इस कंडीशन के लिए हम देखें कि व्हाट विल बी द एंथैल्पीज एंड वॉल्यूम्स चेंज। अगर एंथैल्पी की बात करें तो मैंने अभी अभी कहा कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज के वीक पड़ जाने की वजह से मॉलिक्यूल की काइनेटिक्स बढ़ गई। व्हाट इज द काइनेटिक्स? काइनेटिक्स इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। और अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई तो वो एनर्जी कहां से आई? वो एनर्जी बाहर से आई, एटमॉस्फेयर से आई, यानी एनर्जी बाहर से अंदर आई। प्रोसेस क्या हुआ? एक एंडोथर्मिक प्रोसेस। और एक एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। So the enthalpy change will be positive. And what's about the volume? जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, डेल्टा V की बात करते हैं, that's also positive. अब ऐसा क्यों है? जब किसी भी कंटेनर में एक्सपेंडेबल कंटेनर की बात करते हैं, ऐसे कंटेनर की जो अपने साइज को एक्सपेंड कर सके, तो यहाँ पे अगर एक ऐसे कंटेनर की बात करते हैं और हम कहते हैं कि अंदर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ गई, यानी अंदर प्रेशर बढ़ गया, जैसा कि हम ग्राफ में शो कर रहे हैं। और अगर अंदर प्रेशर बढ़ गया तो अंदर प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा? इंटरनल प्रेशर बढ़ने की वजह से वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाएगा। सो व्हेन एवर देयर इज सच टाइप ऑफ इंटरेक्शन फोर्सेज, द डेविएशन इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। Positive deviation where the value of delta H is positive, value of delta V is also positive, and this is a type of the non-ideal solution। तो ये non-ideal solution है जिसके बनने पर solution ठंडा पड़ जाता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से डेल्टा H पॉजिटिव होता है और वॉल्यूम एक्सपेंड कर जाता है, यानी डेल्टा V भी पॉजिटिव होता है। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ डेविएशन एंड दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव डेविएशन। So we are going to see the negative deviation. Conditions क्या है? पहली बार कंडीशन था सल्यूट सल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन, सल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्ग थे। और यहाँ पे क्या है? द अट्रैक्शन इन बिटवीन A and B and B is weaker than A and B, यानी सॉल्यूशन बनने के बाद इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जो हैं और स्ट्रॉन्ग हो गए। एक्सपेक्टेड ग्राफ वही आइडियलिस्टिक ग्राफ है, तो आइडियलिस्टिकली ऐसा होना चाहिए था ग्राफ। लेकिन क्योंकि अट्रैक्शन फोर्सेज स्ट्रांग हो गए तो व्हाट्स अबाउट द काइनेटिक्स? काइनेटिक्स कम हो जाएगी, और जब काइनेटिक्स कम हो जाएगी तो व्हाट्स अबाउट द प्रेशर? प्रेशर भी कम हो जाएगा। और अगर ये सॉल्वेंट का प्रेशर कम हुआ तो श्योरली सॉल्यूट का भी तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि कंडीशंस तो दोनों के लिए ही एक जैसी हैं। और अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रेशर कम हो गया तो सॉल्यूशन का प्रेशर भी कम ही होगा। वो कहां से बढ़ेगा? क्योंकि दैट इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो दिस इज द प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट P1, प्रेशर ऑफ सॉल्यूट P2, एंड दिस इज P total, that is the P1 plus P2. Now what's about the delta H and delta V? पिछली बार देखा था डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा V was also positive. What's about here? अब यहाँ पे देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेज स्ट्रांग हो गए, यानी मॉलिक्यूल की काइनेटिक्स कम हो गई होगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो गया होगा, तो एवरेज वेलोसिटी कम हो गई। एवरेज वेलोसिटी कम होने से हाफ mv स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। अब सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, जब मॉलिक्यूल्स थे उनकी एनर्जी कम हो गई, तो बची हुई एनर्जी कहाँ जाएगी? श्योरली बाहर जाएगी। और अगर ये बाहर जाएगी तो प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा H की वैल्यू हमेशा निगेटिव होती है। सो द डेल्टा H इज निगेटिव हियर। द सेकेंड वन दैट इज द वॉल्यूम। तो सब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, तभी अभी मैंने कहा कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इंटरनल प्रेशर की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं। PV/nRT से एक्सटर्नल प्रेशर लगा के मत सॉल्व कर दीजिएगा। तो इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ रहा था, यहाँ पे इंटरनल प्रेशर क्या हुआ?
कम हो गया, और अगर इंटरनल प्रेशर कम हो गया तो वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। दैट मीन द चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V विल बी नेगेटिव। दिस इज द कंडीशन फॉर द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। दो तरह के सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करें, नॉन आइडियल वो जो कि राउट्स लॉ को फॉलो ना करें। और नॉन आइडियल में दो तरह के, फर्स्ट वन पॉजिटिव डेविएशन जिसके लिए डेल्टा H और डेल्टा V दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, एंड सेकंड वन इज नेगेटिव डेविएशन जिसके लिए डेल्टा H और डेल्टा V दोनों ही नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस, व्हाट आर द एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस एंड देयर टाइप्स, एंड देन वी विल सी elevation in boiling point and depression in freezing point, another colligative property. Till then, bye and have a great day. Thank you.